तो हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करने वाले हैं आपका DSSB के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो अभी PYQ आ रखे हैं और जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट चीजें हैं। किस टाइप की वोकैब आती है पेपर में, किस टाइप का आपका ग्रामर आता है, तो ये सारा मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। अभी हमारे सेशन चल ही रहे हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट जो हमारी है DSSB की जरूर देख लेना। आओ देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनियम बताना है, ठीक है। और द ऑफ द अंडरलाइन वर्ड क्या सिनोनियम है? ही रेफ्यूटेड द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जो उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं, जो एक्यूजेशन लगाई है, जो आरोप लगाए हैं, वो उन सबको क्या करता है? रेफ्यूट करता है। रेफ्यूट का मतलब होता है कि वो उन सबको डिनाई करता है, डिनाई कर देना, ठीक है। वो उन सबको क्या करता है? रेफ्यूट का मतलब है रिफ्यूज करता है। रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज करना मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना, मना कर देना, खंडन करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ही रेफ्यूटेड, ही रेफ्यूटेड, REFUTED। एक बार पेन को मैं थोड़ा सा, मुझे इसमें हो सकता है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हाँ देखो, इसको ऐसे लिखते हैं हम, समझना बात को, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला ही, ये सही है ना? हाँ ये सही है। ही रेफ्यूटेड ऑल द एलिगेशंस, ठीक है, या ऑल द एक्यूजेशन, ऑल द एक्यूजेशन, ऐसा समझो, ठीक है। ACCUSATION, एक्यूज करना। एक्यूजेशन मतलब होता है आरोप, एक्यूज करना मतलब आरोप लगाना, ठीक है। तो वो खंडन करता है भाई, सारे जितने उस पर आरोप लगे हैं वो उनको कॉन्ट्राडिक्ट करता, मना करता है, ठीक है। वो उसका स्वीकार नहीं करता उन्हें, ठीक है। तो ही रेफ्यूटेड द चार्जेस, वो मना, जितने चार्जेस मैनेजमेंट ने लगाए हैं वो उनको खंडन करता है, डिनाई करता है, रेफ्यूज करता है। एक्सेप्ट मतलब होता है अपना लेना, स्वीकार कर लेना। एनालाइज का मतलब होता है कि टू एग्जामिन, EXAMINE, एग्जामिन करना चाहिए, ठीक है। कि भाई मैं एनालाइज, जैसे आप मॉक लगाते हो, मॉक लगाने के बाद आप एनालाइज करते हो कि भाई मैंने क्या सही किया है, क्या नहीं किया, ठीक है। डिस्कार्ड मतलब क्या क्या होता है? डिस्कार्ड मतलब होता है रिजेक्ट करके, रिजेक्ट करके चीजों को फेंक देना, थ्रो अवे, थ्रो अवे। जैसे कि कोई चीजें हमारे घर की पुरानी हो गई, कोई चीजें हमारे घर की पुरानी हो गई, टेबल हो गई पुरानी। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी DSSB की, तो एक पैसेज आया था हमारा, जो हमने पैसेज करा था, उसमें वर्ड आया था, वो था ना कि स्टूडेंट जो है वो रिपेयर करते हैं टेबल्स को ये करके, और फिर वरना वो एक स्टोर रूम में डिस्कार्ड करी हुई थी, फेंकी हुई थी। तो इसका मतलब होता है कोई चीज खराब हो जाए तो उसको डिस्कार्ड कर दो, उसे हटा दो, उसे फेंक दो। तो ये भी नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है कि मैं आपकी चीज से सहमत नहीं हूं, मैं इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं, मना करता हूं, और मैं अपना ओपिनियन रखता हूं। कॉन्ट्राडिक्ट आपका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं कि वीडियो कैसी आ रही है, ठीक है। एक मिनट देखना, मुझे जरा देख लूं, ज्यादा बाल वाल बड़े तो नहीं आ रहे, ठीक है। देखो भाई, माई सन इवन एट अ वेरी यंग एज इज एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू जजिंग टेस्ट, ठीक है। जिस बंदे को भाई, जिस बंदे को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है किसकी, एक बंदा है जिसे आर्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, या तो आर्ट की हो या म्यूजिक की अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, या फिर मतलब किसी आर्ट की, किसी भी फील्ड की, किसी भी प्रोफेशन की, किसी भी म्यूजिक की या फिर फूड की, उसे बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। उसकी एक्सपर्टाइज है यहाँ पर। वो बंदा क्या है, उसको इस फील्ड की क्या है? एक्सपर्टाइज है। EXPERTIXC, एक्सपर्टाइज है, वो एक्सपर्ट है इस चीज में, वो इस चीज में निपुण है। ADEPT, अच्छा एक्सपर्ट को हम क्या क्या बोल सकते हैं? ADEPT, निपुण, एक्सपर्ट होना, ठीक है। डेक्स्ट्रस होना, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल होना, स्किलफुल होना, ठीक है भाई, स्किलफुल होना। और क्या बोल सकते हो आप अगर म्यूजिक में एक्सपर्ट हो, ठीक है, बजाने में एक्सपर्ट हो, डेट इज मेस्ट्रो। और क्या बोल सकते हैं हम? किसी चीज में एक्सपर्ट है तो हम उसे बोल सकते हैं प्रोफिशिएंट, PROFICIENT। और क्या बोल सकते हैं हम उसे बोल सकते हैं डैब हैंड, DABHANT, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका एफिशिएंडो, AFICIONADO, एफिशिएंडो। इसका मतलब क्या होता है? कला का पारखी। देखो ये सारे वर्ड्स का मतलब है एक्सपर्ट होना। पेपर में आ जाए, आप बोल सकते हो भाई एक्सपर्ट को हम बोलते हैं प्रोफिशिएंट, PROFICIENT। डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल, निपुण होना।
एक्सपर्टाइज है जिसको किसी फील्ड की, अडेप्ट होना, डैब हैंड आपका एक फ्रेज हो गया, वर्ड भी है, तो दो वर्ड मिलके फ्रेज हो जाते हैं, मतलब एक्सपर्ट इन समथिंग, ठीक है। बट आपका मैंने कई बार आपको एक वर्ड कराया है क्या, कॉनोसो, ये कॉनाइजर नहीं होता, दैट इज कॉनोसो, CONNOISSEUR। कॉनोसो को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एफिशिएनाडो, मतलब एक ऐसा बंदा जो कला का क्या हो, कला का पारखी हो, ठीक है, वो किसी चीज में क्या है, किसी चीज में एक्सपर्ट है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो वैसे ही कोई एक्सपर्ट हो व्हेन इट कम्स टू जजिंग टेस्ट, उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम कॉनोसो बोलते हैं। इसे फूड की बहुत बड़ी अच्छी होती है, डिलीशियस टेस्ट की नॉलेज होती है, कला का पारखी, ये वर्ड बस ध्यान रखना, ठीक है। तो एफिशिएनाडो आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, रेफरी मतलब क्या होता है, वो जो बीच में खड़ा हो जाता है ना, कि भाई दोनों, ये एक पार्टी इनका कंपटीशन चल रहा है, रेफरी ने सीटी बजाई, सब हट गए, ठीक है, कोच टाइप, तो ये तो नहीं होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्रिटिक कौन होते हैं, क्रिटिक वो लोग होते हैं, ऐसे बोल सकते हो, जो आपके अंदर फॉल्ट निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जो कमी निकाले, ठीक है। ऐसे कोई मूवी आई तो क्रिटिक्स के पास गए, उन्होंने उस पर कमियां निकाली, वन हु फाइंड्स फॉल्ट। देखो मेरे को ज्यादातर आदत नहीं है भाई, साफ सीधी बात है, मुझे आदत नहीं है डिजिटल बोर्ड की, इसलिए मेरी राइटिंग और ज्यादा खराब हो सकती है। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ व्हाइट बोर्ड में, ठीक है, फिर अपने आईपैड में पढ़ाते हैं, पेन टेबलेट में, उससे भी राइटिंग और खराब हो जाती है, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ तो गड़बड़ हो सकती है, बट आप लोगों को ये चीजें एडजस्ट करनी होगी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या आपका डायलेटेंटी, इसका मतलब क्या होता है, डायलेटेंटी का इसका मतलब होता है कि कोई बंदा, ये वर्ड भी बहुत अच्छे से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में आ रहा है, समझना कि ये जो बंदा है ना, ये बंदा डैबलर है, डैबलर, DABBLER, डायलिटेंटी, ऐसे कई बार इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखोगे तो वो ऐसे ही बोलता है डिलेटेंटी, ठीक है, दोनों मैंने वर्ड बता दिए, यूके वाले भी यूएस दोनों की प्रोनाउंसिएशन बता दी। तो डिलेटेंटी को हम क्या बोल सकते हैं, ये बंदा जो है ना, ये बंदा एक्सपर्ट नहीं है, ये बंदा डेबलर है, ये बंदा एमेच्योर है, AMATEUR, एमेच्योर है, अभी बिगनर है, नो सिकिया है, ये एक्सपर्ट नहीं है, ही इज नॉट एक्सपर्ट। मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं, ये जो बंदा है डिलेटेंटी, ये बस चीजों को ना ऊपर ऊपर से जानता है, भाई खाना कैसे बनेगा, ऊपर ऊपर की नॉलेज है, अरे ये काम कैसे होगा, ऊपर ऊपर की नॉलेज है, बस सुपरफिशियल इंटरेस्ट है इसे, सुपरफिशियल इंटरेस्ट होना, ये वर्ड ध्यान रखना, फंसोगे नहीं पेपर में, SUPERFICIAL, सुपरफिशियल इंटरेस्ट मतलब ऊपर ऊपर का इंटरेस्ट है, बस इसे शौक है, इसकी हॉबी है, इसलिए ये सब कर लेता है। जैसे क्रिकेट खेल रहा है तो उसे पता है भाई 11 बंदे होंगे, ये आउट हो जाएगा, ये वाइड बॉल होगी, तो भाई इसको ऐसे ऊपर ऊपर की नॉलेज है, इसने कोई टूर्नामेंट नहीं खोले, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है। एक एग्जांपल मैंने दे दी, किसी आपके पेट में दर्द हो गई, किसी ने बोला दवाई खा लो, आपने खा ली, दोबारा आपके दर्द हुई, आपने 4 घंटे बाद दोबारा खा ली, फिर आपने उसे फोन करा दोबारा खा लो, उसने बोला खा लो, इतने में आप एडमिट हो गए, उसके नीचे लिखा था 1 दिन में 3 बार खाओगे लीवर डैमेज हो जाएगा। तो ये बंदे को बस सुपरफिशियल नॉलेज, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ थोड़ा रिलेट करने के लिए देता हूँ, बस दोनों एग्जाम्पल दे दिए। तो ये बंदा क्या है, डिलेटेंटिस, डैबलर, एमेच्योर, इसको आप बोल सकते हो, इसे हम ट्रिफलर भी कहते हैं, TRIFLER, ठीक है, बेसिकली बिगनर है, इसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है चीजों में, ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। ट्रिफलर भी हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर है कॉनोसो। आ जाओ आगे बढ़े। द अरोमा ऑफ फ्रेशली ब्रूड कॉफी, मतलब अभी अभी बनी कॉफी, बनाई गई कॉफी, फिल्ड माई हार्ट विद डैश फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। मैं गया कहीं पर, दोस्तों के साथ बैठा था, ठीक है, पहले जमाने में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता था, बाल और बड़े रखता था, घूमा करता था बाइकों में, ये वो करके, तो अब हम 30 प्लस हो चुके हैं, 33 प्लस हो चुके हैं, तो अब जाता हूँ मैं कहीं पे अकेला जाके बैठ जाता हूँ, और जैसी मैं अपनी बता रहा हूँ, जैसी मेरे हाथ में कोई कॉफी आती है और मैं टेस्ट लेता हूँ, तो मुझे वो पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, समझना बात को, मैं इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। तो जैसी मैं वहां गया और जैसी मैंने वो बनी हुई कॉफी ली, तो उस कॉफी की बनी हुई कॉफी, फ्रेशली बनी हुई, फ्रेश बनी हुई कॉफी का जो अरोमा था, जो खुशबू थी, उसने मेरे दिमाग में, मेरे दिल को फील कर दिया, किससे, एक फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। देखो मेरी बात समझो, फीलिंग एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जैसे हम हैप्पीनेस बोल दे तो हम, मैं कितना हैप्पी हूं वो काउंट नहीं कर सकते, तो जब जनरल सेंस में हम फीलिंग को देखते हैं तो वो अनकाउंटेबल, उसके साथ आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। बट मैं बोलूं उस पार्टी में मेरे मन में एक खुशी की भावना जाग गई, तो मैं बोल सकता हूं अ फीलिंग ऑफ जॉय। वहां पे मैं फीलिंग को एक काउंटेबल नाउन के रूप में दिखा रहा हूं, मेरी बात समझ लो।
जो बच्चा समझना चाहता है दिल खोलकर, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं ऑफलाइन में हूँ, ठीक है, तो जो बच्चा समझना चाहता है दिल खोल के वो मेरी बात समझ जाएगा। मैं बोलूँ उस चीज की वजह से ना उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा या उन्होंने मेरी बेइज्जती करी, उस वजह से ना मेरे मन में एक रिग्रेट हो गया, तो मैं बोलूंगा अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट अरोज, ठीक है, मेरे मन में आ गया, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो आप अ फीलिंग ऑफ जॉय, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट ऐसा यूज करते हो। तो जैसे ही मैंने ये कॉफी ली, उसकी कॉफी की खुशबू से मेरे दिल में क्या जाग गई, एक फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया हो गया। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, रिमेम्बरिंग पास्ट मोमेंट्स, पास्ट मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज भी पुरानी मेमोरीज भी, ठीक है, मतलब पुरानी मेमोरीज अच्छी भी बुरी भी चाहे दुख भी हो, ठीक है, तो रिमेम्बरिंग पास्ट मेमोरीज ये ध्यान रखना। और आप क्या बोल सकते हो नॉस्टैल्जिया के लिए, आप वर्ड यूज कर सकते हो रेमिनिसेंस, REMINISCENC, मतलब रिवाइविंग ओल्ड मेमोरीज, एकदम से रिमेम्बरिंग ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड पास्ट मेमोरीज आपके दिमाग में आ गई। दूसरा, कई बच्चे इस वर्ड को ऐसे भी जानते होंगे, होम सिकनेस, जब घर की याद आ जाए, ठीक है, घर में वो जो मेमोरीज थी, भाई बहन खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, अब तो पूल के मैचेस खेलने लग गए, वो भी जीतने लग गए ऐसे खेलते थे, तो डेट इज होम सिकनेस, ठीक है, तो वो इसके मन में जाग गई, तो अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, तो इसको आप ध्यान रखना। हम ऐसा बोल सकते हैं जब हम जनरल सेंस में बोले तो कोई नहीं, जब हम कोई स्पेसिफिक सेंस हम बोलना चाहे, मेरे मन में खुशी जाग गई, ऐसा कुछ बोलना चाहे, तो अ फीलिंग ऑफ जॉय, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट, तो ये चीजें आप लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और डीएसएसबी के पेपर में बार बार ये फ्रेज ऐसे यूज होता है, जो चीजें चलती आ रही हैं, स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, ये रट के घोल के चले जाओ चीजें जो मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में, तो आपका ए आर्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। चलो थोड़ा सा खींचते हैं इसको, ठीक है, आओ। शी वॉज अ डिसेंट गर्ल बट फॉलोड के पॉप क्रेजीली, ठीक है, तो भैया शी वॉज अ, वो बहुत ही डिसेंट गर्ल थी, मगर वो फॉलो करती थी किसको, के पॉप को, ठीक है, बट फॉलोड क्रेजीली के पॉपर को। शी वॉज अ डिसेंट गर्ल, बड़ी डिसेंट गर्ल थी, बट फॉलोड के पॉप, देखो फॉलो मतलब किसी को फॉलो करना, क्रेजी का मतलब है कि पागल, देखो क्रेजी का मतलब है पागलपन, जैसे मैं बोलूं अ क्रेजी गाय, मेरी बात समझो, मैंने बोला अ क्रेजी बॉय, तो ये बॉय आपका हो गया नाउन, कैसा बॉय है, क्रेजी बॉय, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आता है आपके किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उसके आगे भी आ सकता है और वैसे भी सेंटेंस में आ सकता है, प्रेडिकेटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रेजी, हो गया आपका एडजेक्टिव। आपको किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, वर्ब को और वर्ब की डिग्री को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब आपका क्या है, क्रेजी मतलब पागलपन, ठीक है, और इसी में आप अगर यूज कर लो क्रेजीली, क्रेजीली एलवाई लग जाए, डेट इज आपका एडवर्ब, इसका मतलब है इन अ क्रेजी मैनर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये क्रेजी वाला तो होगा नहीं, ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया क्रेजिंगली, कुछ होता नहीं है, दो ऑप्शन कट गए। अब ध्यान रखो, शी वॉज अ डिसेंट गर्ल, भाई वो बड़ी अच्छी लड़की थी, डिसेंट गर्ल थी, ठीक है, बट फॉलोड के पॉप क्रेजीली, फॉलोड यहाँ पे फिर से बट के साथ देखो एक वर्ब जुड़ी, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया, भाई किसको फॉलो करती थी, के पॉप को फॉलो करती थी, और इसके बाद क्रेजीली आ गया, ये आपका सही है, ठीक है, बट फॉलोड क्रेजीली के पॉप, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। आपको जब भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करो तो आप कोशिश करो कि ऐसे पैटर्न में आप ऑब्जेक्ट के बाद लगाओ, उसे एंड में रखो, ठीक है, ये कोशिश करो। तो बट फॉलोड क्रेजीली का नहीं, बट फॉलोड के पॉप क्रेजीली, ध्यान रखना। अच्छा, इस बार DSSB में मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अभी तक मैं DSSB के कम से कम आप ये मांग के चलो 60 से 70 PYQ के लेक्चर करा चुका हूं, मेरी कई सीरीज है, और कुछ ऐसे सीरीज है जो लोगों को पता ही नहीं है, मैं 2022 के भी करा चुका हूं, 21 के भी करा चुका हूं, ठीक है। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि पहले DSSB मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था आर्टिकल, टेंसेस, एडजेक्टिव, क्वेश्चन टैग, अब क्वेश्चन टैग कम आ रहा है, बट आजकल मैं देख रहा हूं कि जो एडवर्ब है ना, ये बहुत ज्यादा आ रहा है। कल के पेपर में भी 2-3 क्वेश्चन एडवर्ब से थे, ये भी क्वेश्चन एडवर्ब का है, तो ध्यान रखना ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को मिक्स करके पूछता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया, करेक्ट हो गया होगा। चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग दैट इज एन एंटोनियम ऑफ इरेसिबल। इरेसिबल मतलब
यार ये बंदा बड़ा ही इरेसिबल है यार, ही इज जस्ट अ इरेसिबल गाय, मतलब ये बंदा ना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इरेसिबल इज इरिटेट हो जाता है, इरिटेबल, बहुत जल्दी चिड़ा चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। ये बंदा बड़ा ही क्या है, पेटिश है, PETTIS, ये बंदा बड़ा ही पीविश है, PEEVISH। अरे बार बार इसे कोई कहता है ना कि तू पेटू है, बहुत ज्यादा खाता है, पेटू है, पेटूलेंट है, तो ये बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर गुस्सा आ जाता है इसको। पेटूलेंट इज जो बार बार लड़े, जिसको गुस्सा आ जाए बहुत जल्दी, ठीक है, कैंटेंकरस टाइप, क्वारलसम टाइप, ठीक है ना, इस टाइप का। तो पेटूलेंट, PETULANT, पेटिश है, पीविश है, इरिटेबल है, ये बंदा जो है बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, ये बंदा आप इसको बोल सकते हो कि बैड टेम्पर्ड है, गुस्सा आ जाए, इरिटेट हो जाए। अब आ जाओ, ठीक है, एंटोनियम बताना आपने। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है कि कोई चीज जिसको कंट्रोल ना कर पाए। मेरी बात समझना, इंट्रैक्टेबल को भी दो चीजों में समझाता हूं। जैसे मैंने बोला इंट्रैक्टेबल, ऐसे समझो बच्चों, छोटे बच्चों, इंट्रैक्टेबल इंक्रीज इन प्राइसेस, ऐसे समझो, इंक्रीज इन प्राइसेस मतलब इतना खतरनाक इंक्रीज हो रहा है प्राइस में पेट्रोल के कि वो इंट्रैक्टेबल है, मतलब समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, आप उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज तो बढ़ती जा रही है, ये होता है डिफिकल्ट टू कंट्रोल। बात समझना, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। बट अगर आप इंट्रैक्टेबल यूज कर रहे हो किसी पर्सन के लिए, जैसे मैं बोलूं ही इज इंट्रैक्टेबल व्हेन इट कम्स टू स्टडीज, ऐसे कुछ कर लो, या फिर ही इज इंट्रैक्टेबल, मैं ऐसा लिख देता हूं, या फिर मैं लिख देता हूं अ इंट्रैक्टेबल गाय, मैं किसी बंदे के लिए यूज कर रहा हूं। तो हमेशा ध्यान रखना, इंट्रैक्टेबल का मतलब है ये बंदा जो है ये भी डिफिकल्ट टू चेंज है, ये किसी की नहीं सुनेगा, ये अड़ियल है, अपनी ही बात में अड़ा रहेगा, मतलब ये बंदा स्टबन है, STUBBORN, स्टबन है। राइटिंग समझ में ना आए तो मैं आपके लिए प्रोनाउंस कर रहा हूं, 5-6 वीडियो जब मैं इसमें कर लूंगा तो अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है, मुझे भी अच्छे से मतलब लिखना आने लग जाएगा। ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE, ऑब्ड्यूरेट है, OBDURATE, एडमेंट है, ADAMANT, ठीक है मतलब जिद्दी है, अड़ियल है, किसी की बात नहीं सुनता, ये जो बंदा है बेसिकली ये बंदा चलो ये भी लिख लो भाई, एग्जाम में आ सकता है, ये बंदे के लिए हम एक ईडियम बोल सकते हैं, स्टिक टू गन्स, स्टिक टू वंस गन्स, मतलब स्टिक वंस गन्स का मतलब है कि ये बंदा अड़ियल है, ये बंदा अपने ओपिनियंस में ही रहता है, फिक्स्ड, वन हु हैज फिक्स्ड ओपिनियंस, बस ये चीज मेरी ध्यान रखना, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, और हम बोल सकते हैं स्टिफ नेक्ड पर्सन, STIFF, स्टिफ नेक्ड पर्सन, ठीक है। अरे यार बार बार तू, उसने बोला है उसे मत देख, उस लड़की ने बोला है उसे मत देख, तू बार बार उधर ही देखता रहता है उस क्लासरूम की तरफ, तेरी गर्दन क्या वहीं पे अड़ी हुई है, तू सुनता ही नहीं, अपने माँ बाप की भी नहीं सुन रहा, अपने दोस्त की भी नहीं सुन रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसे समझना, ठीक है। तो स्टिफ नेक्ड पर्सन, जो बंदा अड़ियल हो, इंट्रैक्टेबल हो, ठीक है, इसको हमने यूजर समझा दिया, ये तो नहीं होगा। पीविश तो आपका सिनोनिम हो गया, पीविश मतलब चिड़चिड़ा, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। वेस्पिश भी होता है क्या, बैड टेम्पर्ड वाला बंदा, जो चिड़चिड़ा होता है, जल्दी जैसे जल्दी गुस्सा आ जाए, ये भी नहीं होगा। आपका इसका एंटोनियम जाएगा क्या, आपका एंटोनियम जाएगा, ब्लू पेन यूज करके देंगे, पर्पल वाला, हाँ, आपका एंटोनियम जाएगा भाई एमिएबल। अभी एमिएबल कहां समझाऊं, ये दिखेगा आपको स्क्रीन में, इतना पोर्शन दिख रहा है, तो इसको यहां लिख देता हूं एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल, एम आई एबल फॉर योर फ्रेंडशिप, एम आई एबल, क्या मैं योग्य हूं आपकी फ्रेंडशिप के, एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली बिहेवियर वाला, मतलब एमिकेबल, AMICABL। एक यूज होता है इंडिविजुअल के लिए, एक यूज होता है इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। एमिएबल, AMIABLE, एमिकेबल। कॉन्विवियल, कॉन्वाइवल भी बोलते हैं हम इसे, कॉन्विवियल, ठीक है, मतलब जो बंदा बड़ा ही फ्रेंडली हो नेचर, ठीक है, दोस्ताना टाइप का हो, फ्रेंडली बिहेवियर वाला, तो इसको आप ध्यान रखना हम एफेबल भी बोलते हैं, AFFABLE,
BLE, ठीक है, BLE, जीनाइल, GENIAL, जिससे समझ में नहीं आ रहा मैं बार बार प्रोनाउंस कर रहा हूँ, GENIAL, ये वर्ड ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ, तो ये आपका आंसर हो गया एमिएबल, ये हो गया जो भाई झगड़ालू हो, जो चिड़चिड़ा हो, ये बंदा दोस्ताना, फ्रेंडली इन बिहेवियर, बेसिकली फ्रेंडली इन बिहेवियर, नोट बना लेना। आ जाओ आगे। अमित कमेंटेड बिफोर द एविडेंस वॉज शोन दे डैश हिज इनोसेंस। अमित ने बोला कि भैया बिफोर द एविडेंस वॉज शोन, सबूत दिखाने से पहले ही, दे डैश हिज इनोसेंस, वो मान गए कि ये बेगुनाह है, ठीक है, दे बिलीव, मान गए। मुझे लगा इसको भी रिजेक्ट कर दिया कि सबूत देखने से पहले ही इसकी इनोसेंस को रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, मान गए। देखो, सबूत, बिफोर द एविडेंस वॉज शोन, सबूत दिखाने से पहले ही उन्होंने उसकी वो मान लिया, वो उन्होंने उसकी इनोसेंस पे बिलीव कर लिया। अब देखो, जब भी पास्ट के दो एक्शन, यहां से बड़े क्वेश्चन आते थे, दोबारा आने लग गए, जब भी पास्ट के टू इवेंट्स हो, दो इवेंट्स हो, एक साथ हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो बस आपको ये पहचानना है कि फर्स्ट एक्शन कौन सा, फर्स्ट एक्शन कौन सा। मैंने अपना, हमारा जो बैच है सुपर 30, उनमें काफी सारे एग्जाम्पलों के साथ ये चीजें करा रखी है। जो 150 ग्रामर है हमारे, ये आपको स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, 150 ग्रामर देख रही होगी, ये कर लेना, सिर्फ और सिर्फ ये कर लेना, बहुत है, 9 घंटे में सब कुछ करा रखा है इसमें, कहीं भी इससे बाहर जाएगी ही नहीं चीजें, जाएगी तो मैं एक और मैराथन बना दूंगा। बट आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो तो 3 साल पुरानी है, अपडेटेड लाओ। मैं क्वेश्चन ही अपडेटेड नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, मैं लेके भी आ जाऊंगा तो वो सीडीएस के लिए होगा, वो भैया और किसी एग्जाम के लिए होगा, थोड़ा आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं होगा। आप लोग भी तो मेरे से इसलिए जुड़े हो ना कि हम रेलिवेंट पढ़ाते हैं, तो बस ये चीज देख लो, बस बहुत है ये। आज तो अमित कमेंटेड बिफोर द एविडेंस वाज शोन दे डैश इज इनोसेंट। अब इसमें ये बताओ पहले क्या हुआ, पहले एविडेंस दिखाया गया या पहले उसने उसकी इनोसेंस पे बिलीव कर लिया? तो उन्होंने एविडेंस देखा ही नहीं, एविडेंस दिखाने से पहले ही उन्होंने मान लिया कि बेचारा बेगुनाह है, उसकी इनोसेंस पे बिलीव कर लिया। तो फर्स्ट एक्शन कौन सा है? फर्स्ट एक्शन ये वाला है। जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हमेशा हैड प्लस V3 में रहता है, मतलब वो पास्ट परफेक्ट में रहता है। जिस बच्चे को चीजें आती होंगी आज उनकी वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी, इसलिए मैं ये PYQs कराता हूं। और दूसरा एक्शन आपका सिंपल पास्ट में रहता है। अब सिंपल पास्ट एक्टिव का है या सिंपल पास्ट आपका पैसिव का है, वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो यहां पर क्या आता है, यहां पर आपका फर्स्ट एक्शन ये है, फर्स्ट एक्शन में हैड प्लस V3 आना चाहिए, तो हैड बिलीव्ड आपका आंसर, हैड बिलीव्ड। भैया ये एविडेंस दिखाने से पहले ही उन्होंने उसकी इनोसेंस पे बिलीव कर लिया आंसर, तो बाकी ऑप्शन कट गए। बस सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सी चीजें थी। फाइंड द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब होता है स्प्रेड आउट करना, किसी भी चीज को फैला देना, स्प्रेड आउट करना। अरे अब तो राइटिंग अच्छी आ रही है शायद, है ठीक आ रही होगी, चलो। इनलार्ज कर देना, इनलार्ज करना, किसी चीज फैला देना, ठीक है, फैलाना, स्प्रेड आउट करना, वाइडन करना है किसी चीज को, वाइडन करना, वाइडन, WIDEN, वाइडन करना। तो एक्सपेंड, एक्सपेंस मतलब क्या भाई, इसका क्या एक्सपेंस आएगा, इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट, COST, कॉस्ट, ये तो नहीं होगा। एंटोनियम बताना आपने। बूस्ट मतलब क्या, किसी चीज को धक्का देना, किसी चीज को पुश करना, बढ़ाना। बूस्ट करना मतलब इंक्रीज करना, बूस्ट करना मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। नेविगेट मतलब जो मैप, मैप करता है, मैप आपको नेविगेट करता है, आपको रास्ता दिखाता है। कंडेंस करने का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना, किसी चीज को कंप्रेस कर देना। ये रेड वाला पेन ही बढ़िया है ना, किसी चीज को कंप्रेस कर देना, कंप्रेस कर देना, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। कंप्रेस कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, किसी चीज को श्रिंक कर देना, ठीक है। किसी चीज को कंडेंस करके बताओ, किसी चीज को भाई कंसाइज वे में बताओ, CONCISE। इस चीज को ना ब्रीफ में बताओ, ब्रीफ में मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में बताओ। कंसाइज मतलब होता है कम शब्दों में बताओ, टर्स में बताओ, टर्स में, TERSE, 1-2 लाइनों में ही समझा दो, ब्रीफ में समझा दो। इन चीजों को सकेंड कर दो, सक्सेंट, SUCCINCT, इसको भी ध्यान रखना, CISE, ठीक है। इसका मतलब भी होता है इन अ नटशेल, शॉर्ट में,
इन अ नट शेल, शॉर्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भैया कंडेंस कर देना शॉर्ट में, इसका मतलब है फैलाना, इसका मतलब है कम कर देना, यही आपका एंटोनिम हो गया। क्या था, ठीक है, 20 देखो 40 क्वेश्चन रहेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में, 40 क्वेश्चन रहेंगे एमटीएस में, 40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के आपके दास 2 में, 40 क्वेश्चन रहेंगे आईटी ग्रेड में, 40 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपकी 20 से 22 नंबर की सिर्फ वोकैब होगी, 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे। तो आप 40 में से 22 क्वेश्चन हमने निकाल दिए वोकैब के, तो आप ये मान के चलो 40 में से 22 गए, कितने बच गए, 18। 18 में से 5 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन हो गया, 2 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के हो गए, 11 नंबर की आपकी ये हो गया आर्टिकल, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन सब करा रखा है। और अगर किसी को दिक्कत लगे तो भाई ये हमारा बैच है सुपर 30, आप ये ले सकते हो। इसमें जो मैं आपको डेली टारगेट भेजूंगा तभी भेजूंगा, 16 दिन का टारगेट डाल रखा, जब आप वो कंप्लीट करके मुझे भेजोगे डेली तभी मैं आपको आगे का भेजूंगा। सारे पीवाईक्यू जिसमें करा रखे हैं, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब, ठीक है, ये ध्यान रखना। चूज द करेक्ट, तो आप ये बैच भी ले सकते हो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ गया आपका प्रोवर्ब, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। यार ये तो ऑलरेडी कितनी बार करा रखा, ये नहीं करवा रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कितनी घटिया कंडीशन हो, कितनी बुरी से बुरी परिस्थिति हो, हर बुरी परिस्थितियों में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। बैड वेदर हो गया, क्लाउड है तो बैड वेदर नहीं। सिल्वर इज फाउंड, सिल्वर मिल गया कहीं पे, नहीं। क्लाउड्स आर ऑलवेज लाइंड विद सिल्वर, नहीं है। देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन, कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा होता है किसी बुरी कंडीशन में, ठीक है, ध्यान रखना। अनप्लेजेंट सिचुएशन में भी कुछ प्लेजेंट चीजें छुपी होती है। She played dash of all the players in the match। भाई सारे प्लेयर की जब बात हो रही है, सब में से, हमेशा ध्यान रखना सब में से, जब आप सब में से देखो तो आप हमेशा आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करो। देखो हमेशा ना 2 चीजें समझा रहा हूं, ध्यान रखना। द लगता है सुपरलेटिव के साथ, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है। चलो ये भी रिवाइज कर लेते हैं। हाँ सर ये तो हमें पता है, बट एक कंडीशन और आती है कि जब द लगता है कंपेरेटिव के साथ, तो आप ये चीज ध्यान रखना, जब आप उठा रहे हो किसी 2 चीजों में से ऑफ, मतलब जैसे मैं बोलूं शी इज द डैश ऑफ द 2 सिस्टर्स, और मैं आपको बोलूं क्या आएगा, बेस्ट आएगा, बेटर आएगा, गुड आएगा, बेटर देन आएगा। तो कुछ बच्चे होंगे बहुत तगड़े जो बिना पढ़े अपने आप को खलीफा समझ रहे हैं, वो कहेंगे गुड आएगा, वो तो बाहर हो गए, वैसी रेस से बाहर हो। कुछ बच्चे होंगे जो दा देखते जिन्होंने रट रखा, दा के साथ हमेशा सुपरलेटिव आएगा, वो वैसी बाहर हो गए। कुछ बच्चे होंगे जो हमसे पढ़ रहे होंगे या कहीं से पढ़ रहे होंगे और खुद भी मेहनत कर रहे होंगे, वो ये सोचेंगे कि यार हमने कहीं पे पढ़ा था कि जब आपको 2 में से चूज करना हो तो एक पैटर्न बनता है द प्लस में कंपेरेटिव प्लस ऑफ 2 का। जैसे इन दोनों बहनों में से ये वाली बहन गीता सीता में से जो गीता है वो ज्यादा बेहतर है, तो जब 2 में से चूज करना हो तो आप द के साथ कंपेरेटिव डिग्री लगाते हो। ये बेटर देन तो कुछ होता ही नहीं। तो शी इज द बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स, भाई इन दोनों बहनों में से ये वाली जो है वो बेहतर, ठीक है। एक केस आपका आता है कि मैं ऐसे बोल दूं शी इज द डैश ऑफ ऑल प्लेयर्स, छोड़ो ऑफ ऑल सिस्टर्स ले लो, सारी बहनों में से। अब इसके पूरे घर वालों की जितनी बहनें हैं, सारी कजन वजन सब मिला के उसमें से हम बोल रहे हैं ये बेहतर। 2 में से बात नहीं हो रही है, सब में से। अब आप बोलो सर सब में मतलब 2 ही हो सकता, अगर ऐसा होता तो वो 2 मेंशन करता, और जब वो 2 मेंशन करता तो आप वहां पे बेटर का यूज करते, कंपेरेटिव यूज करते। उसने नहीं करा तो आपको पड़ी लकड़ी नहीं लेनी, साफ सीधी बात कि आप खुद सोचो। ज्यादा पढ़ना भी खतरनाक है, रेलिवेंट पढ़ो बस, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा फ्लो में चले जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मजे लेने लग जाता हूँ। देखो तो जब भी ऐसा हो ऑल आ जाए, ऑल मतलब सारी सिस्टरों में से, तो डेट हियर कम्स सुपरलेटिव डिग्री, तो शी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द सिस्टर्स। तो ये भी ध्यान रखना, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री आता है, कब आता है, जब आपको बहुतों में से चूज करना, और जब 2 में से चूज करना हो तो दा के साथ भी कंपेरेटिव आ सकता है। तो शी इज वर्स्ट नहीं, मोस्ट वर्स्ट। हमेशा ध्यान रखना कि 2 सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती। अगर
लाना होगा तो कुछ ना कुछ बीच में कंजंक्शन वगैरह लगाना होगा, नहीं होगा। मोर वर्ड्स, दो कंपेरेटिव कभी साथ नहीं आती, वर्स्ट हो जाएगा। तो शी प्लेड वर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन द मैच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब में से वो सबसे घटिया खेली, ठीक है। अब देखो शी प्लेयर द वर्स्ट भी हो सकता है, बट अगर नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज। हाँ, जब आप बोलो सर आपने तो द बताई, मैं आपको जो मैंने समझाया वही चीज यहाँ पे लगी, बट जब दे ही नहीं रखा तो अपने मन से मत लगाओ। ऑफ के बाद द आ भी सकता है, ऑल द प्लेयर्स, द नहीं भी आ सकता, ऑफ ऑल प्लेयर्स भी बोल सकते हो, ऑफ ऑल द प्लेयर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस दबाव देने के लिए होता है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, वर्ड्स तो आ ही नहीं सकता था, मोस्ट, दो डबल सुपरलेटिव आती नहीं, ये कट गया, डबल कंपेरेटिव आती नहीं, ये कट गया, तो यही तो बचेगा ना, ऐसे सॉल्व करना है पेपर में। ये तो नॉलेज है जो मैं दे रहा हूं, काम आएगी पेपर में, ऐसे सॉल्व करना है। आ जाओ। टू मैनी कुक्स स्पॉइल, भाई कितनी बार कराऊं मैं आप लोग। भाई मेरे घर में जो मेरी वाइफ है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, समझो, ठीक है। अब अचानक से हमें एक 7-8 बंदों की पार्टी रखे और मैं बोलूँ आपने खाना बनाना, ठीक है। अब जो मेरे घर में जो मेड काम करती है वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, अचानक से मेरी वाइफ भी खड़ी हो जाए, वो मेड भी खड़ी हो जाए, फिर वाइफ की मदर भी आ जाए, वो भी अपने आप में अच्छा खाना बनाती है, समझ लो 2-4 मौसम मासिया भी आ जाए और वो बोले हाँ, वो पांचों मिलके, और जो 6 बंदे आने वाले हैं उन 6 के लिए खाना बनाए सब कुछ, कोई क्या है मैं नमक डालूंगा, कोई क्या मैं ये डालूंगा, मैं छौक मार दूंगा, मैं कटिंग कर दूंगा, सब लग जाए की चीज। तो ये कहावत है, जब टू मैनी कुक्स, मैं इसी से समझा रहा हूं, स्पॉइल द ब्रो, तो वो पार्टी को क्या कर देते हैं, वो उस चीज को खराब कर देते हैं। भाई जब बहुत सारे तगड़े बंदे ही एक काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो काम खराब हो जाता है, ये बात मेरी ध्यान रखना। तो टू मैनी कुक्स से आप समझ गए होगे। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको पॉजिटिव में सोचते हैं कि बहुत ज्यादा हाथ लगने से काम आसान बन जाता है, ऐसा भी समझो। मतलब घर में आया फ्रिज, घर में आया टीवी, अब मैं हूं, 4-5 भाई आ गए, 2-4 पड़ोसी आ गए, मैंने बोला यार इसको ऊपर रखवाना, रेदर देन मैं अकेला उठा के 2 बंदे खींच के लेके जाएं और अगली बार ऐसे झुके झुके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जब बहुत सारे हाथ मिल जाएंगे तो जो काम होता है वो आसान बन जाता है। जैसे इसके लिए एक फ्रेज होता है जो मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए क्या होता है, मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट, ऐसा कुछ होता है। बस इतना ध्यान रखो, जो मैं समझा रहा हूं ना आपको, इतना ध्यान रखो। क्या ये इससे रिलेटेड है? नहीं है, बट मैंने क्यों समझाया, मुझे मजा आ रहा है आप लोगों को समझाने में, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं, ऐसे दोनों चीजें याद रखना भाई। जहां पे एक ही बंदे को जरूर है, वो सारे एक्सपर्ट है, सारे लीडर आ जाए एक ही जगह पे, वो काम खराब ही होगा। एक लीडर है, बाकी सारे फॉलोअर्स रहे, ये बोले मैं ऊपर से खींच रहा हूं, तुम लोग धक्का मारो, वो काम आसान होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो एक मुश्किल काम आसान हो जाता है, और जब बहुत सारे कुक मिल जाए जो मैंने समझाया तो वो काम खराब हो जाता है, ठीक है। आ जाओ। शेफ्स हैव डिफरेंट कुकिंग स्टाइल, नहीं भाई। व्हेन टू मेनी पीपल, बहुत सारे लोग एक ही काम में इन्वॉल्व हो जाए तो इट मे नॉट बी डन वेल, तो वो काम अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कुकिंग शुड बी डन इंडिविजुअली, नहीं। ब्रॉथ इज अ डेलिकेट डिश, भाई डेलिकेट डिश या प्रिपेयर, नहीं। बहुत सारे काम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐसा होता है कि भाई वो काम अच्छा तरीके से ना हो, वो काम स्पॉइल हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये आपका आंसर। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। प्रोवर्ब्स की भाई हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप लोगों से, या फिर एक ऑर्डर है मेरा, ये मान के चलो, जैसे भी आप समझो, ये प्रोवर्ब की एक मैराथन है। मैं एडिटिंग में लगा दूंगा तो आपको, मैं साइड हो जाता हूँ, यहाँ दिखेगा आपको, एक मैराथन है, देख जाना, इससे बाहर प्रोवर्ब नहीं आएंगे आपके पेपर में। एटलीस्ट 3 से 4 प्रोवर्ब आएंगे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में आने के चांसेस हैं, पहले ही बता रहा हूं। अभी पहली शिफ्ट का आया नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, एमटीएस में 100% आएगा। और एक एक्टिव पैसिव नरेशन भी कर लेना, बाई चांस आ सकता है, ठीक है। आओ। He has opened many franchises of his fashion outlets as the state and they are running successful। भाई उसने बहुत सारी फ्रेंचाइजी खोल दी है इस फैशन आउटलेट की, स्टेट पे, अगेंस्ट स्टेट के खिलाफ ही खोल दी उसने, अगेंस्ट द स्टेट हो गया, वाह भाई वाह, ठीक है। थ्रू द स्टेट, पास कर रहा है कहीं से, स्टेट में से पास करता हुआ जा रहा है, नहीं भाई। अराउंड स्टेट के चारों तरफ नहीं भाई, अक्रॉस मतलब हर जगह, ग्लोबली खोल दी है उसने, और वो सब बढ़िया चल रही है। अक्रॉस मतलब ग्लोबली, हर जगह, ऐसे अक्रॉस।
चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज एन एंटोनियम बताना है किसका, सक्सेंटनेस का। लो भाई आ जाओ, जो भी मैं आपको डबल डबल पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ चीजें बताता हूँ बातें करते हुए, तो वो बातें कहाँ काम आती है। देखो ये मैंने आपको यही समझाया था, कंडेंस से रिलेट करे हुए, कंप्रेस दबा देना, श्रिंक कर देना, पानी निकाल देना, सिकुड़ देना, फिर कंसाइज का मतलब शॉर्ट में लिखना, ब्रीफ में लिखना, टर्स में लिखना, इन अ नटशेल एक फ्रेज होता है ऐसे लिखना, और सक्सेंट वर्ड बताया था। देखो इसी सक्सेंट में NESS जुड़ के इसको नाउन बना के यहाँ पे आपके आंखों के आगे इन्होंने हमें फंसाने की कोशिश करी है पेपर में। क्या है ये, कुछ नहीं है। सक्सेंटनेस का भी मतलब क्या हो गया, बस यहाँ पे NESS लग गया, वो एक नाउन बन गया, तो हम नाउन में आंसर दे देंगे। सक्सेंटनेस का मतलब होता है इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम शब्दों में, शॉर्ट में, बस ब्रीफ में, ट्रंकेट में, ट्रंकेट TRUNCAT मतलब ब्रीफ में, ट्रंकेट भी ध्यान रखना। टर्स भी पढ़ाया था, टर्सनेस मतलब ब्रीफ में, कंसाइज में, ब्रीफ मैनर में। ये तो नहीं होगा, ये तो आपका क्या है, आपका सिनोनिम्स हो गया। ये ब्रेविटी मतलब भी इन अ शॉर्ट फॉर्म, ये भी आपका सिनोनिम हो गया, कुछ नहीं था। पिथी, ये वर्ड ध्यान रखना, PITHY, पिथी में, पिथी का मतलब होता है PIT, पिथी का मतलब होता है इन अ कंसाइज वे, शॉर्ट में। और एक होता है पिटी, दया, मर्सी, वो अलग है, इनकी स्पेलिंग ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ये H आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका सिनोनिम हो गया। प्रोलिक्सिटी का मतलब होता है यूजिंग टू मैनी वर्ड्स। अब यहाँ पर ITY ये नाउन है, तो मैं इसी का बना देता हूं वर्बोसिटी। वर्बोस मतलब बातों से भरा हुआ, मैंने बना दिया वर्बोसिटी, मतलब ये भी नाउन बना दिया। वर्बोस का मतलब ये होता है यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, बातों से भरा हुआ, बहुत ज्यादा शब्द यूज करना। ये आपका आंसर बड़ा चढ़ा कर, ठीक है। ये डैश ओल्डेस्ट ट्री इन द पार्क इज ओवर 200 years old। भाई ये जो ओल्डेस्ट ट्री है ना इस पार्क में, ये 200 साल पुराना है। देखो एल्डर, देखो एक होता है ओल्ड, ऐसे समझो, एक होता है आपका ओल्डेस्ट, एक होता है एल्डेस्ट, ऐसे कंफ्यूज मत होना। ये भी सुपरलेटिव है, ये भी सुपरलेटिव है, दोनों के आगे द आ जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री है तो आप एन तो लगा ही नहीं सकते, आर्टिकल आएगा ही आएगा, द आएगा। पेपर में तो हमने कर दिया है, बड़ा समझो पेपर टफ बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट का हम ऐसे करते हैं जब हमें एज दिखानी है, जैसे ही इज ओल्डर देन मी, तो मेरा कंपैरिजन राहुल से हो रहा है, तो भाई राहुल मेरे से, राहुल इज ओल्डर देन मी, राहुल मेरे से बड़ा है, उम्र में बड़ा है, ऐसा दिखाना हो, एज का दिखाना हो बड़ा है, दैट इज ओल्डर कंपेरेटिव में और ओल्डर सुपरलेटिव में, ठीक है। ओल्डर यहां पे लिख देता हूं कंपेरेटिव में, बच्चे कंफ्यूज। एक होता है एल्डर सुपरलेटिव में, और एल्डर होता है आपका क्या, कंपेरेटिव में। जब हम फैमिली रिलेशंस की बात करो, फैमिली रिलेशन में हमें दिखाना हो ये हमारा बड़ा भाई, या ये मेरा भाई है, दोनों भाई है, मैं बोलूं राहुल इज एल्डर देन मी, तो वैसे समझ जाओगे आप कि राहुल मेरा बड़ा भाई। फैमिली रिलेशन की बात होती है तब हम ये दोनों वर्ड यूज करते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता, फैमिली रिलेशन की बात हो रही होती है, ठीक है। बस इतना सा मुझे आप लोगों को समझाना था। आज द ओल्ड फिल्म रील्स वर मेड फ्रॉम, पहले की जो क्या बताना, स्पेलिंग एरर बताना, ठीक है। तो पहले की जो मूवीज होती थी वर मेड फ्रॉम हाईली फ्लेमेबल, स्पेलिंग चेक कर लेना, डबल एम आता है, डबल एम है, डबल एम, ये तो सही है। फ्लेमेबल का मतलब है समथिंग दैट कैचेस फायर इजिली, ठीक है, जो चीज जल्दी आग पकड़ ले। भाई ये चल रहा है ना माइक, इतना पढ़ाया सब वेस्ट हो गया, हेलो हेलो, ठीक है। नाइट्रो सेलुलोस की स्पेलिंग ध्यान रखना, CELLULOS, बस यहीं फंसोगे मेरे हिसाब से। केयरफुल भी सही है, केयरफुल भी सही है, केयरफुल भी। डबल एल पहले आता है, बाद में एक एल आता है, डबल एल पहले आता है, फिर डबल एल गलत हो गया, डबल एल आया ही नहीं, गलत हो गया। नाइट्रो, डबल एल आया ही नहीं, नाइट्रो डबल एल पहले आएगा, एल आएगा, ये मैंने बचपन में पढ़ा था। क्या है ये मुझे भी नहीं पता, कुछ ना कुछ वो होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इससे बनी हुई होती है, खत्म। स्पेलिंग का हमेशा ध्यान रखना। देखो कई बच्चे मुझसे बोल रहे हैं सर स्पेलिंग करा दो, भाई स्पेलिंग नहीं कराई जाती। आपको जो मैंने इतने रामबाण सीरीज करा दी, इतनी वोकैब करा दी, बस वो पढ़ लो। जब भी आप कुछ लिखो, ये हमारा रूल है, ये मेरा रूल है लाइफ का। जब भी मैं बचपन से जब वोकैब पढ़ता था,
जो इंग्लिश हमारी थोड़ी ठीक हुई, तो हमेशा मैं वोकैब लिख लिख के पढ़ता था और हमेशा मेरा एक ही फोकस रहता था, क्योंकि मेरे साथ के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे वो बोलते अच्छा थे, तो उनका ना राइटिंग खराब था। राइटिंग मतलब वो जैसे कोई वर्ड आया टर्स, तो उन्होंने टर्स सुन लिया, टर्स बोल रहे हैं, बट मेरे को ये पता था कि इसकी स्पेलिंग खराब है। ये पेपर में आधे आधे मार्क्स स्पेलिंग के नहीं कटते थे बचपन में, तो वही कटते हैं। तो मेरा हमेशा फोकस रहता था, मैं कोई भी वर्ड सुनता था ना, मुझे नहीं पता, मैं बोलता था इसकी स्पेलिंग बताइए, वो कहता था TER ऐसी। तब तो इतना गूगल कुछ था नहीं बचपन में, 10वीं 11वीं में क्या होता था, 12वीं में क्या होता था। अभी तो तुरंत, अब तो AI आ गया, वो तो सॉल्यूशन ही दे देता है। तो मैं हमेशा से उसको डिक्शनरी होती थी पहले, छोटी छोटी आती थी ऑक्सफोर्ड वगैरह की, हम वो देख लेते थे। तो आज भी मैं आपको बोलूंगा, कोई भी वर्ड आप सुनो उसकी स्पेलिंग पे फोकस रखना। आप लोग हो आलसी, मेरी बात सुनो, आप लोग करते हो, किसी ने कोई वर्ड बोला कैंटेंकरस, समझ लो कैंटेंकरस बोला, आपको पता ही नहीं, आपको आप समझ लो मैंने ऐसे लिख दिया, यू लिख दिया, आपको समझ में नहीं आया, तो आप भी एफर्ट नहीं डाल रहे। अरे अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो आप गूगल कर लो कैंटेंकरस, उसमें सही आ जाएगा। तो हमेशा स्पेलिंग पे फोकस करो। कैंटेंकरस का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू, CANTANKEROUS, लड़ाकू झगड़ालू। टैंक से याद रखना, कोई आपसे मिलने टैंक लेकर आ रहा है, तो प्यार करने तो आ नहीं रहा होगा, रोज देने को चल नहीं आ रहा है वो, बैठे के आ जाओ, तो मतलब लड़ाकू झगड़ालू, डेट इज क्वेरलसम, पग्नेशियस। ठीक है, अब ये आ गया एक आपका PQRS, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, टूरिज्म कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी। भाई टूरिज्म जो है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, बहुत अच्छे अमाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? डी, थ्रू आउट द ईयर, हर ईयर में। नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी हमें स्टार्टिंग ढूंढनी है। एंड प्रमोट करता है, कुछ आगे तो बोल, ए बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। टूरिज्म कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट, लोगों के लिए जो भाई अपॉर्चुनिटी है कमाने की, वो बढ़ा देता है। बाय, AC को पहले चेक करता हूं, बाय, क्योंकि और ए है नहीं कहीं पे। बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सी क्या बोल रहा है? और प्रमोट करता है कल्चरल एक्सचेंज को। बी क्या बोल रहा है? इन पॉपुलर ट्रेवल डेस्टिनेशन, पॉपुलर ट्रेवल डेस्टिनेशन में भी हमारे मतलब हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। कल्चरल एक्सचेंज जो होता है उसे प्रमोट करता है, और हर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल सालाना। ठीक है, यही आंसर हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें, तो बहुत आसान आ रखा। देखो DSSB में हमेशा बच्चों एक बात मेरी ध्यान रखना, देखो DSSB के लिए आप एक बात ध्यान रखना कि जो पेपर है ना वो आपका छूटेगा। आप ये सोच रहे हो कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं 40 का कर दूंगा, मेरी भाई मैथ्स अच्छी है, मेरी रीजनिंग अच्छी है, मेरी GK अच्छी है, तो पेपर खुलेगा क्या? पहले खुलेगी रीजनिंग, फिर खुलेगा GK, फिर खुलेगी मैथ्स, फिर खुलेगी इंग्लिश, फिर खुलेगी आपकी हिंदी। आप यहां तक अच्छा करते करते आप हिंदी तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आप हिंदी तक पहुंच ही नहीं पाओगे, बच्चों के पेपर छूट जाते। अब सर उसके लिए क्या करें? PYQ प्रैक्टिस करो। सर कहां से प्रैक्टिस करो? विनय कक्षा ऐप में जाओ, एक मैंने टेस्ट सीरीज बना रखी है, वहां से प्रैक्टिस कर लो, या उसमें मैंने 3-4 टेस्ट फ्री में भी डाल रखे हैं, वो प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस जरूर करो, या खुद आप प्रिंट आउट निकालो, PDF से मत पढ़ो, उनके प्रिंट आउट निकालो, कुछ 1000-2000 रुपए खर्च होंगे, 100-150 टेस्ट का प्रिंट आउट हो जाएगा, उनको खुद लगाओ। ये करनी पड़ेगी मेहनत अगर जॉब चाहिए तो, और बड़ी अच्छी नौकरियां हैं इसमें। ठीक है, When the child saw the dogs barking, जैसे ही बच्चे ने देखा, जब बच्चे ने देखा डॉगियों को भौंकते हुए, तो वो भागा। कैसे भागा? He ran away. When the child saw the dogs barking, he ran away, बस वो भाग गया। He ran away, मतलब ran away को हम बोलते हैं flee हो जाना, flee। ठीक है, flee मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, फ्लड हो जाना। ठीक है, फास्टली कुछ नहीं होता, फास्ट होता है, एडवर्ब फास्ट होता है, फास्टली कुछ नहीं होता। हाईली यहाँ पे आएगा ना डिग्री बनाने। आप कैसे हो? आप बोलो अरे उसकी हेल्थ कैसी है, हिज हेल्थ इज वेल, आई एम वेल। ठीक है, तो वो उस चीज के लिए हम अच्छे के सेंस में वेल को यूज करते हैं। ही रन वेल, बहुत अच्छा भागा मतलब जी सीधा भाग गया, ही रन अवे, रन सेकंड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आ डैश टूरिस्ट विजिटिंग डैश यूनाइटेड किंगडम के लिए हम हमेशा द यूज करते हैं। रट लो, घूल लो, पी लो। लव इट्स कल्चरल हिस्ट्री एंड नेचुरल ब्यूटी। द लास्ट वाले में द आ गया, यहाँ पे एन था, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। टूरिस्ट बहुत सारे हैं, देखो प्लूरल है, बेसिक चीज पता होनी चाहिए, A और N।
ए और एन आते किस लिए? ए और एन आते हैं भाई आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, जिसमें ए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, एन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और मेनली एन आता है वोवल साउंड के लिए, आ ई ए उ इन सब के लिए, ठीक है। तो द आपका करेक्ट हो गया। ये तो आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए से तो आप लगा ही नहीं सकते ए तो द आएगा, खत्म हो गया। नेक्स्ट, द एक्टर डिलीवर्ड अ परफॉर्मेंस दैट मूव द ऑडियंस टू टीयर्स। भाई जो एक्टर था उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि लोगों की आंखों में से टीयर्स आने लगे, आंसू आने लगे। एवरेज एक्टर ने दिया होगा, एवरेज एक्टर दे सकता है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस? मैं एक एवरेज टीचर हूं, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, लगातार करूंगा, पढ़ा सकता हूं, बट ऐसा कोई सेंस तो यहां दे नहीं रहा, ठीक है। बिल्कुल एवरेज तो नहीं करेगा। पासेबल, पासेबल मतलब जो बस पास हो जाए, या फिर पासेबल मतलब जो वहां से गुजर रहा हो, कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा। अनसंग मतलब क्या होता है? अनसंग हीरो, जैसे होता है ना अनसंग हीरो, मतलब अनसंग हीरो वो लोग होते हैं जिन्होंने पीछे बहुत मेहनत करी होती है। किसी भी चीज का अनसंग बंदा, इसने बहुत मेहनत करी हो मगर पब्लिक के सामने नहीं आई बात, पब्लिक ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। नॉट अनसंग उसे बोलते हैं, नॉट पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। जिन्होंने काम तो बहुत तगड़ा किया बट उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, उसके बारे में बात नहीं, ये होगा नहीं भाई। इलस्ट्रियस एक्टर ने, इलस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत रिस्पेक्टेड, नोटेबल और फेमस। इलस्ट्रियस को हम बोलते हैं फेमस एंड रिस्पेक्टेड, फेमस एंड रिस्पेक्टेड, नोटेबल, नोटेबल NOTABLE, या फिर आप बोल सकते हो इमिनेंट, इमिनेंट, इमिनेंट नहीं इमिनेंट, सॉरी EMINENT, मतलब फेमस एंड रिस्पेक्टेड। एक इमिनेंट होता है IMMINENT, ये इमिनेंट मतलब होता है तुरंत कोई चीज होने वाली है बुरी, जैसे कोई इम्पेंडिंग डेंजर है, सिर पर लटकती हुई तलवार है, तो तुरंत कुछ होने वाला है, कुछ खतरे वाला। तो इमिनेंट मतलब होता है तुरंत, या फिर एक डेंजर से भी रिलेटेड, इम्पेंडिंग डेंजर, दोनों बता दिए मैंने आपको, इसमें कंफ्यूजन ना हो। इलस्ट्रियस आपका आंसर। तो भाई ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं अच्छे से, ठीक है। और इसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें कराई हैं मिक्स करके, जैसे समझ लो एक पेपर आता है ना आपके पेपर में 40 क्वेश्चंस होते हैं भाई, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस में से मैंने, अरे क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया छोटू, चलो छोड़ो, अरे क्या हो गया ये, कैसे हो गया ये क्या हो गया, मुझे नहीं पता क्या हो गया, क्या खुल गया ये, चलो अभी सर को दिखा दो। तो चलिए गाइस, फिर थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और अच्छे से तैयारी करो भाई। अभी आपका मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी रिव्यू डाल चुका हूँ जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे रात में। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।